नमस्कार दोस्तों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं विमल सेन एज ए गवर्नमेंट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2022 में कार्यरत हूँ। यूट्यूब जर्नी और इस चैनल का उद्देश्य बहुत ही कम समय में अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नवीन मॉडल पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में इसी लेवल का मॉडल पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। इससे नीचे का लेवल आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिलेक्शन लेना है तो इस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यदि पुराने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं आपने तो वीडियो की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहां जाकर के आप उन मॉडल पेपर के वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आज के इस मॉडल पेपर की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको एग्जाम पेपर के लेवल और क्वेश्चंस का लेवल जरूर देखने को मिलेगा, समझने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद्य ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की थी। सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की थी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सम्मिलित नहीं है। करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने नहीं बल्कि किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। त्रिलोक चंद माथुर। तो त्रिलोकचंद माथुर ने करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहा था? तो शेरशाह सूरी ने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ये कौन से युद्ध के बाद में कहा था? खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध जिसको जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरी सुमेल का युद्ध जिसको जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी और मारवाड़ के राव मालदेव की सेना के बीच में युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और मालदेव। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजपूतों के काफी संघर्ष के बाद में शेरशाह सूरी ने ये युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए है जयपुर के दक्षिणी भाग में, अलवर के बहरोड मुंडावर क्षेत्र में, सीकर और झुंझुनू में, कोटा और बूंदी में। तो अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर के बहरोड और मुंडावर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल यानी अग्रिम भाग, हरावल किसे बोलते हैं? अग्रिम पंक्ति को। तो हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हकीम का सूर, झालाबिद्दा, राम सिंह तंवर, भामाशाह है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हकीम का सूर। झालाबिद्दा जिन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला था। युद्ध क्षेत्र से महाराणा प्रताप को बाहर निकाला था। किसने निकाला था? तो झालाबिद्दा ने महाराणा प्रताप को बाहर निकाला, सुरक्षित बाहर निकाला था। और राम सिंह तंवर जो महाराणा प्रताप के सहयोगी थे इस युद्ध में, जो कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। भामाशाह कौन थे? जिन्होंने आर्थिक सहायता दी थी इनको, महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले, आर्थिक सहायता प्रदान की। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और इसमें अग्रिम भाग का
जो नेतृत्व है वो हकीम का सूरी ने किया था। जलाविद्या युद्ध क्षेत्र में महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकालना था। और राम सिंह तंवर जो महाराणा प्रताप के इस युद्ध में सहायता दी, और ये ग्वालियर से थे भामाशाह जिन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी महाराणा प्रताप को। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान रूपाजी और कृपाजी नामक किसान शहीद किस घटना से संबंधित है? जो रूपाजी और कृपाजी थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ये शहीद हो गए थे, तो ये किस घटना के दौरान शहीद हुए थे? ऑप्शन है लिंबू चाणा कांड, डाबी कांड, बेंगू किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान रूपाजी कृपाजी कौन सी घटना के दौरान शहीद हुए थे? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, डाबी कांड। यह घटना 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला का संबंध किस स्थान से है और यह किस स्थान पर की जाती है? ऑप्शन है जोधपुर लकड़ी पर मीनाकारी, नाथ द्वारा कपड़े व चित्रण, प्रतापगढ़ कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रकारी, जयपुर हाथी दांत पर नक्काशी, हाथी दांत पर नक्काशी। तो थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। कौन सा होगा? प्रतापगढ़। और कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हस्तकला है जिसमें हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने की परत पर बारीक और सुंदर कलाकृति बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बगरू जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा, सांगानेर जयपुर, मोलेला राजसमंद। तो फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और फड़ चित्रण क्या होती है? लोक देवी देवता की जीवन गाथाओं को कपड़े पर चित्रित करने की एक विशिष्ट कला होती है जिसको क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। और शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है, कौन सा? जोशी परिवार। जोशी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। और श्रीलाल जोशी कौन है? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी फड़ चित्र के प्रमुख कलाकार है। कौन है ये? फड़ चित्र के प्रमुख कलाकार है। तो देखिए फड़ चित्रण किसे कहते हैं? तो लोक देवी देवता की जीवन कथाओं को कपड़े पर चित्रित करने की एक विशिष्ट कला है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और इसका एक प्रसिद्ध परिवार है जोशी परिवार, और जिसमें श्रीलाल जोशी इसके प्रमुख कलाकार है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी में किस जिले में बढ़ता है? लोक देवता गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी में कौन से जिले में बढ़ता है? चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्री गंगानगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमानगढ़। कौन सा होगा? हनुमानगढ़। कहाँ पर है? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को ये मेला बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है ये? तो नौहर तहसील में। कहाँ पर? कौन सी तहसील है? नौहर तहसील। नौहर तहसील में गोगामेड़ी स्थान है, वहाँ पर ये मेला बढ़ता है। शीर्षमेड़ी गोगा जी, शीर्षमेड़ी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ददरेवा चूरू को, ददरेवा चूरू। यहाँ पर एक इनका प्रसिद्ध मुख्य मंदिर है। एक मंदिर है वो गोगामेड़ी और दूसरा है ददरेवा चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाहरगढ़ जयपुर। तो ये महल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने कराया था। किसने करवाया था? तो 9 पासवान, अपने 9 पासवानों के लिए इनका निर्माण करवाया था, जिन्हें माधवेंद्र भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माधवेंद्र भवन इनको कहा जाता है। और यह महल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली
चोर पंचाशिका शैली से प्रभावित है। चोर पंचाशिका शैली से प्रभावित शैली का नाम बताना है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। तो चोर पंचाशिका शैली से प्रभावित है ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली पर चोर पंचाशिका शैली के साथ साथ में कल्पसूत्र, कौन सी? कल्पसूत्र शैली, इन दोनों ही शैलियों का प्रभाव मेवाड़ शैली पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक का नाम बताना है। ऑप्शन है परमार्दी देव, जयशक्ति, ननोक, विद्याधर। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में तुमुल महोबा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? तुमुल महोबा युद्ध में पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इस परमार्दी देव को तुमुल महोबा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताना है। तो भूप सिंह, रामनारायण चौधरी, साधु सीताराम दास, अर्जुनलाल सेठी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम है ऑप्शन नंबर ए भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित वन स्थली विद्यापीठ का मूल नाम क्या था? पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा स्थापित वन स्थली विद्यापीठ का मूल नाम क्या था? बालिका शिक्षा सदन, श्री शांतिबाई शिक्षा कुटीर, जीवन कुटीर, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र। तो वन स्थली विद्यापीठ का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी जीवन कुटीर। क्या नाम था? जीवन कुटीर। हीरालाल शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। किसकी? शांताबाई। जो हीरालाल शास्त्री की पुत्री थी शांताबाई, तो इनकी स्मृति में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ संगीत राज के कितने भाग या कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। 5 भागों में ये विभक्त है। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पाठ्य रतन कोश 1 नंबर। दूसरा है गीत रतन। तीसरा है वाद्य रतन कोश। चौथा है नृत्य रतन कोश और 5वां है रस रतन कोश। तो देखिए, पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य, रस, ये 5 संगीत राज के कोश है, 5 भाग है ये। अगला क्वेश्चन है, टोक रियासत का संस्थापक कौन था? टोक रियासत का संस्थापक का नाम बताना है। तो देखिए, अमीर खान पिंडारी, यशवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव बुंदेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खान पिंडारी। कौन होगा? अमीर खान पिंडारी, जिसने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ में मिलकर के टोक रियासत की स्थापना की थी। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ये, एकमात्र मुस्लिम रियासत, जिसकी स्थापना अमीर खान पिंडारी ने 1817 में की थी। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला था? ऑप्शन है 35 वर्ष, 40 वर्ष, 44 वर्ष, 50 वर्ष। तो यह आंदोलन चला था 44 वर्ष तक। कितने साल तक? 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। कब से कब तक चला था? तो 1897 से लेकर के 1941 तक ये कुल 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था ये, अहिंसक आंदोलन। तो भारत के इतिहास का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन
जो 44 वर्ष तक 1897 से लेकर के 1941 तक ये चला था, इसका नाम क्या नाम था? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अंतिम राजपूत राजा कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ऑप्शन है स्वजय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा अभय सिंह। तो अंतिम राजपूत शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है महाराजा जयसिंह द्वितीय। कौन सा होगा? महाराजा जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने कृष्ण भट्ट कलानिधि। तो ये दरबारी कवि थे और इनके ईश्वर विलास महाकाव्य, इनका महाकाव्य था ईश्वर विलास महाकाव्य। ईश्वर विलास महाकाव्य, ईश्वर विलास महाकाव्य, जिसमें इन्होंने बताया कृष्ण भट्ट निधि द्वारा लिखा गया था, जिसमें ये जानकारी हमें मिलती है अश्वमेध, अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग को राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कौन से दुर्ग को राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा था? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेवाड़ भीलखोर एमबीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेवाड़ भीलखोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1837 में, 1841 में, 1845 में, 1850 में। तो मेवाड़ भीलखोर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1841 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार द्वारा मेवाड़ रियासत में भील विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस मेवाड़ भीलखोर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो रियासती राजस्थान की स्थापना पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास, जिनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी। तो मारवाड़ का गांधी किसने कहा जाता है? जय नारायण व्यास को, जिन्होंने रियासती राजस्थान की स्थापना की थी और इसके साथ में पोपाबाई की पोल नामक महत्वपूर्ण पुस्तक भी किसने लिखी थी? तो जय नारायण व्यास ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को, 15 मई 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? इसमें ऑप्शन सी सही है 15 मई 1949 को, जिसमें मत्स्य संघ जिसमें कौन कौन सी रियासतें आती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 15 मई 1949 को वृद्ध राजस्थान में, किसमें? वृद्ध राजस्थान में इसका विलय कर दिया गया था। और ये कौन सा चरण था? ये 5वां चरण था। कौन सा चरण था? ये 5वां चरण था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास, अर्जुन लाल सेठी, जमना लाल बजाज। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर दास राठी, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी थी और इस कारण से इनको कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ था? मिट्टी और पत्थर की शैली में, जल दुर्ग की शैली में, गिरी दुर्ग की शैली में, दुर्ग शैली। तो भरतपुर के लोहागढ़ का निर्माण किस शैली में हुआ था? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मिट्टी और पत्थर की शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? थार मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? छप्पन का मैदान कौन सी नदी बेसिन का भाग है? तो ये बताना है
तो चंबल, माही, बनास, लूनी। तो कौन से बेसिन का भाग है ये? ऑप्शन नंबर बी, माही बेसिन का ये भाग है। किसका है? माही बेसिन का। और ये राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी के बेसिन में स्थित है। ये क्षेत्र 56 गांव का, कितने गांव का? 56 गांव का या 56 नदी नालों के समूह से बना होने के कारण इसको क्या कहते हैं? 56 का मैदान। और ये कहाँ कहाँ पर विस्तृत रहे? तो ये है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहाँ है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। तो इन भागों में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है गुरु सिक्कर। कौन सी है? गुरु सिक्कर। दक्षिण राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है और सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में, जहाँ पर गुरु सिक्कर नामक चोटी भी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? जैसलमेर में एक प्राचीन जलधारा पट्टी, उदयपुर में एक खनिज पट्टी, कोटा में एक कृषि परियोजना, बाड़मेर में एक तेल क्षेत्र। तो लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है जैसलमेर में एक प्राचीन जलधारा है। क्या है ये? प्राचीन जलधारा है जो 60 किलोमीटर तक ये फैली हुई है और इसको प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊपरमाल का पठार किस जिले में है? ऊपरमाल का पठार कौन से जिले में स्थित है? कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, व और शायद दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस झील का निर्माण भूकंपीय हलचलों से हुआ है? भूकंपीय हलचलों से कौन सी झील का निर्माण हुआ है? तो सांबर, पुष्कर, नक्की और कोलायत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्की झील का निर्माण। तो भूकंपीय हलचलों से ये वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया कि नक्की झील का निर्माण भूकंपीय हलचलों से हुआ है और लोक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है। किससे किया है? देवताओं ने अपने नाखूनों से भी इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला वागड़ प्रदेश के हिस्से में नहीं आता है? तो वागड़ प्रदेश के हिस्सा नहीं है वो जिला बताना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। तो वागड़ में कौन सा जिला नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सिरोही। वागड़ मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के संदर्भित है और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी भाषा बोली जाती है, बागड़ी भाषा। अगला क्वेश्चन है, गगन नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गगन नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली, काठी, रेला, खादर। तो गगन नदी के पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में गगन नदी बहती है और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? इसके प्रवाह क्षेत्र को, तो इसको नाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताना है। माउंट आबू, झालापाटन, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो इसका सही आंसर है, स्थान पूछा है तो माउंट आबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कोटा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है। और ये किसका हिस्सा है? तो ये विंध्यन पर्वतमाला का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विंध्यन पर्वतमाला का ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डांग क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से? डांग क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं डांग क्षेत्र में? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, जयपुर, अलवर, दौसा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तोरावटी क्षेत्र किस नदी के बेसिन में स्थित है? तोरावटी क्षेत्र कौन से नदी के बेसिन में स्थित है? तो कांतली, बाणगंगा, साबी, रूपारेल। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुर्डा सम्मेलन 1734 में किस झील के किनारे आयोजित हुआ था? राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, आना सागर। तो हुर्डा सम्मेलन कौन सी नदी किनारे आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राजसमंद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में चौपान नमक का उत्पादन होता है? चौपान नमक का उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, पाली। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर। चौपान नमक एक विशेष प्रकार का नमक है जो पंचपदरा झील से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? पंचपदरा झील, यहां से ये चौपान नमक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, अजमेर। तो राजस्थान का कानपुर किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी कोटा को कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है? औद्योगिक विकास, विशेषकर इंजीनियरिंग और रसायन उद्योग के कारण राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बोराट का पठार किन दो जिलों के मध्य स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बोराट का पठार, इसका सही आंसर होगा उदयपुर और राजसमंद। गोविंदा और राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के मध्य स्थित एक ऊंचा एक पठारी भाग है। अगला क्वेश्चन है, छपनिया अकाल राजस्थान के किस वर्ष पड़ा था? विक्रम संवत 1899 में, विक्रम संवत 1956 में, विक्रम संवत 2000 में, विक्रम संवत 1900 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत 1956 में। छपनिया अकाल 1899 1900 ईस्वी में पड़ा था। और वैसे कौन से ईस्वी में पड़ा था? 1899 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में ये 1899 और 1900 ईस्वी में ये छपनिया अकाल पड़ा था। और विक्रम संवत की बात करें तो ये 1956, विक्रम संवत 1956। तो इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा था? छपनिया अकाल। और ये राजस्थान का सबसे भीषण अकाल था। राजस्थान का सबसे भीषण अकाल था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का परिचय क्या कहलाता है? भारतीय संविधान का परिचय क्या कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, उद्देशिका। तो भारतीय संविधान का परिचय क्या कहलाता है? 41 में कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका प्रस्तावना होगा। क्या होगा? प्रस्तावना कहा जाता है उद्देशिका। उद्देशिका भी इसको कहा जाता है, लेकिन प्रस्तावना सबसे अधिक सटीकता है इसमें। प्रस्तावना जो है ये सबसे सटीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे कठोर और लचीला दोनों बनाती है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे कठोर और लचीला दोनों बनाती है? ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, लिखित संविधान, संशोधन प्रक्रिया। तो लचीला और कठोर दोनों कौन सी प्रक्रिया बनाती है? तो इसको संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान को इसको लचीला और कठोर दोनों बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 173 बी के अनुसार विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य की न्यायिक प्रणाली में सबसे निचली अदालत कौन सी है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका क्या है? राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका क्या होती है? मुख्यमंत्री का निजी सचिव, राज्य के प्रशासनिक प्रमुख, विधानसभा के सचिव, राज्यपाल के सलाहकार।
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के प्रशासनिक प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या है? जिला कलेक्टर का मुख्य कार्य बताना है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व एकत्र करना, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उपरोक्त सभी। तो जिला कलेक्टर का कार्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, जिले में भू राजस्व एकत्रित करना, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये मुख्य कार्य है जिला कलेक्टर का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? सरकार का मुखिया निर्वाचित होता है, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिक समान है, कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है। तो भारतीय संविधान में गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सरकार का मुखिया निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक, एकात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय। कौन सा होगा? संसदीय। भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली है। किस पर आधारित? ये ब्रिटिश मॉडल पर, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली है और इसको भारत के संविधान ने अपनाया है, जहां कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से ये क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो हिमालय किसी विशेष पर्वत का नाम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो बचपन में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, भाववाचक। नेक्स्ट है, यह मेरी किताब है में यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी किताब है, ये निश्चित बता रहा है कि यह मेरी किताब है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आ रहा है? वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए, कौन पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन आ रहा है, ये कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है में रोता है किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, परिणात्मक क्रिया। देखिए, बच्चा रोता है, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया, तो खाना क्रिया में कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, परिणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो खाना खाया, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है इसमें? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, ये लड़की कैसी है? सुंदर है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 4 किताबें चाहिए, मुझे 4 किताबें चाहिए में 4 क्या है? इसमें 4 कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यात्मक विशेषण, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, इसमें किताबों को हम काउंट कर सकते हैं, तो निश्चित और 4 इसमें निश्चित संख्यात्मक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? आग, काम, दुग्ध, हाथ। तो तत्सम शब्द बताना है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध। यह संस्कृत से सीधे ही हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोटा शब्द किस प्रकार का है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो लोटा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो लोटा शब्द, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शब्द किस भाषा का है? स्कूल शब्द कौन सी भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी। तो स्कूल शब्द में कौन सा शब्द है? तो यह है विदेशज। कौन सा है? सॉरी, 61 में यह है अंग्रेजी से। स्कूल शब्द कौन सी भाषा से है? अंग्रेजी शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत चतुर, बहुत मूर्ख होना। तो आंखों का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ? बहुत थक जाना, बीमार होना, डर जाना, गुस्सा होना। अंग अंग थक जाना, तो इसमें
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बहुत थक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? काम न जाने पर बहाना बनाना, बहुत नाचना, आंगन का टेढ़ा होना, दूसरों पर आरोप लगाना। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरों पर आरोप लगाना। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर बेस बराबर। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बेस के अक्षर काले होते हैं, अनपढ़ होना, बहुत ज्ञानी होना, मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो बेस के अक्षर काले होना, अनपढ़ होना, बहुत ज्ञानी होना और मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो काला अक्षर बेस बराबर, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनपढ़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर क्या लिखा होता है? कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर क्या लिखा होता है? विषय, प्रेषक का पता, दिनांक, सेवा में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा होना। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दिनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्र व्यवहार में प्रेषक किसे कहते हैं? प्रेषक किसको कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है पत्र प्राप्त करने वाला, पत्र लिखने वाला, पत्र विषय और पत्र का विषय और पत्र का संदर्भ। तो प्रेषक किसे कहते हैं? तो प्रेषक कहते हैं पत्र को भेज रहा है, यानी पत्र को लिखने वाला। तो वो क्या होगा? प्रेषक होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा में का प्रयोग किस प्रकार के पत्रों में किया जाता है? अनौपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक पत्रों में। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्रों में संबोधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? प्रिय मित्र, महोदया, महोदय, नमस्कार, आदरणीय पिताजी। कार्यालयी पत्रों में संबोधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो संबोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्रों में पत्र के अंत में बहुधीय के बाद क्या लिखा जाता है? बहुधीय के बाद में क्या लिखा जाता है? तो हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम व पदनाम, दिनांक, विषय। तो बहुधीय के बाद में क्या लिखा जाता है? तो नाम और पदनाम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ही ऑफन इन द पार्क इन द मॉर्निंग। ही ऑफन इन द पार्क इन द मॉर्निंग। तो वॉल्क्स, वॉल्क्ड, विल वॉल्क, विल वॉल्किंग। तो 71 में कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या आएगा? वॉल्क्स। क्यों आएगा? क्योंकि ये नियमित क्रिया हो रही है, इसमें क्या हो रही है? नियमित क्रिया हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, है ना। तो ओपन नियमितता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कंटिन्यूअस को दर्शाता है, नियमितता को ये दर्शाता है। तो जहाँ पर ऑप्शन आता है तो वहाँ पर क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला क्वेश्चन है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का ये क्वेश्चन है। द पुलिस कॉट द थिप। द पुलिस कॉट द थिप। ऑप्शन है, द थिप वाज कॉट बाय द पुलिस। द थिप इज caught by the police. The thief caught the police. The police are catching the thief. The police are catching the thief. तो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। The thief was caught by the police. थिप ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और कोर्ट के साथ में क्या आ जाएगा? वाज वर्ब में से आ जाएगा। तो ये सिंगुलर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। और बाय द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से ये है। तो सीमा सेड आई विल वॉच ए मूवी टू नाइट। ऑप्शन है, सीमा सेड दैट सी वुड वॉच ए मूवी टू नाइट। सीमा सेड दैट सी वुड वॉच ए मूवी दैट नाइट। सीमा सेड दैट I would watch a movie tonight. Seema said she will watch a movie tonight. तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इसको, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें सीमा सेड, इसको ये किस डेट से जुड़ गया और आई किस में चेंज हो गया? तो ये सी में चेंज हो गया, विल वुड में हो गया चेंज, और टू नाइट को किस में लिखेंगे? डेट नाइट में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एसेटिव टू नेगेटिव। एसेटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि जो इसका अर्थ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एसेटिव टू नेगेटिव का मतलब होगा अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो
नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जो अर्थ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ईमानदार होशियार है, इंटेलिजेंट है। तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट फुलिश, ही इज नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट, ही इज रियली इंटेलिजेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज नॉट फुलिश। क्या होगा? ही इज नॉट फुलिश। देखिए, वह बहुत ईमानदार, वह बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है। ही इज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है। देखिए, मतलब मूर्ख नहीं है तो क्या है ये? तो वो इंटेलिजेंट है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आर यू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, है ना। तो मतलब नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इसको नेगेटिव बनाना है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये जो सेंटेंस है ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एग्जांपल है। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको नेगेटिव बनाना है तो डू यानी इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। ये सब्जेक्ट है यू, तो इससे पहले किसका प्रयोग किया है? डू का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज करना है। आई नीड अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला, देखिए इसमें आर्टिकल आएगा, क्या आएगा? इसमें ए एन आएगा। क्या आएगा? ए एन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्यों आएगा ए एन? तो वोवेल्स ए ई आई ओ यू, तो यदि इनकी वॉइस जब आ रही है और आगे यदि इनमें जो वोवेल्स यहाँ पर आ रहा है और इनमें इनकी ही आवाज़ आ रही है, वोवेल्स की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? ए एन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। तो यूज ऑफ डिटरमाइनर्स का यूज करना है इसमें। देखिए, ही हैज फ्रेंड्स, ही हैज फ्रेंड्स, ऑप्शन है मच, मेनी, लिटिल, एनी। तो ही हैज फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मेनी। क्या आएगा यहाँ पर? मेनी। तो देखिए, इसमें यहाँ पर जो फ्रेंड्स है ये गणनीय है, यानी काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? काउंटेबल नाउन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें मेनी आएगा। क्या आएगा? मेनी। और मेनी बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। किसमें होता है? तो देखिए, जो मेनी है, मेनी, इसका प्लूरल में इसका क्या होगा? प्रयोग होगा। प्लूरल के लिए मेनी का प्रयोग होगा। और अगणनीय यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग होता है। किसका? अनकाउंटेबल, TABLE, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका प्रयोग होता है? मच का प्रयोग होता है। और काउंटेबल नाउन और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मेनी का प्रयोग होता है। और यहाँ पर एक है लिटिल, और लिटिल का जो प्रयोग है वो अगणनीय यानी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग होता है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? कम मात्रा में होना चाहिए। किस मात्रा में होना चाहिए? कम मात्रा में हो तो वहां पर लिटिल का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन में से क्वेश्चन है ही वेंट टू जयपुर बस। ही वेंट टू जयपुर किससे गया था? तो ये बाई बस से गया था। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह, है ना, इसमें सही प्रयोग किसमें हुआ है? तो वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसमें जो ये विराम चिन्ह है इनका बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये भी सही आंसर है, लेकिन इससे ज़्यादा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। तो देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज है ना। तो ये सेंटेंस दिया गया हिंदी में, ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज ए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो देखिए, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए, यहाँ पर वोवेल्स की आवाज़ आ रही है ना, वोवेल्स की वॉइस है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, आई से पहले एन का प्रयोग होगा। तो
दिस इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, पानी का उबलना, दूध का दही जमना। तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पानी का उबलना। क्या होगा? पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन है ये पानी का उबलना, क्योंकि पानी अपनी रासायनिक संरचना को बदले बिना तरल से गैस में बदलता है। अन्य सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी? वास्तविक, उल्टा, आवर्धित, आभासी, सीधा, वस्तु के समान आकार, वास्तविक, सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी, उल्टा और आवर्धित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी, सीधा, वस्तु के समान आकार का। क्या होगा? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का जमना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रोतोंदी रोग होता है? रोतोंदी रोग किससे होता है? CDAB1। तो रोतोंदी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। देखिए, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बाइट इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड्स। तो BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो 86 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS एक्सेल, एडोबी फोटोशॉप, लिनक्स, VLC, मीडिया प्लेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स। क्या हो गया? लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ये? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल और एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या ये दोनों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और VLC मीडिया प्लेयर ये है। तो ये क्या है? ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, एक दो ये तीनों MS एक्सेल, एडोब फोटोशॉप और VL मीडिया प्ले, ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+S शॉर्टकट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है? कंट्रोल और S का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, नया दस्तावेज खोलने में, दस्तावेजों को सहेजने में, दस्तावेजों को प्रिंट करने में, दस्तावेज को बंद करने में। तो Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज को सहेजने में, सेव करने में। नेक्स्ट है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP, FTP, SMTP, TCP, IP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTMP, सिंपल मेल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी और इसको ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल माना जाता है POP3 और POP IMAP का उपयोग। IM देखिए यहाँ पर POP3 और इसके साथ में IMAP, इसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने में, किसको ईमेल को प्राप्त करने में। POP3 और IMAP का प्रयोग ईमेल प्राप्त करने में और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ईमेल भेजने में, इसका किस में आएगा, इसको भेजने में। तो ये तो प्राप्त करने में, ये भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि HTMP ये क्या है, ये एक है वेब ब्राउजिंग। क्या है ये, वेब ब्राउजिंग। ये है वेब ब्राउजिंग के लिए और इसको उपयोग किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो HTTP का उपयोग किया जाता है वेब ब्राउजिंग में। ये क्या है, वेब ब्राउजिंग है। क्या है ये, HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए और फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और POP3 IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में URL का अर्थ क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रजिस्टर लिंक, रेफरेंस लोकेशन, यूजर रिक्वेस्ट लैंग्वेज। तो URL का अर्थ क्या होगा, URL का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर A यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट में किसी भी वेब पेज पर या अन्य संसाधन का पता लगाने के लिए इसका पता होता है URL। अगला क्वेश्चन है मैथ से, ये अगला पोर्शन है मैथ का। देखिए दो संख्याओं का मैथ समापवर्ती है HCF 6 है। क्या है, HCF 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या है, 72 है। उनमें से एक संख्या क्या है, 18। तो देखिए दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें देखिए इसका सूत्र होता है HCF और LCF बटा पहली संख्या, इन दोनों को गुणा और फिर इसका भाग देते थे, या इसका पहले भाग देते। 18 चौक 72, 6 चौका 24। तो आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर B 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 10% के हानि पर 900 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 900 रुपये। यदि वह इसे 10% लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 900 रुपये की वैल्यू क्या होगी, कितने हानि पर बेचा है, 90, मतलब 90%, इसकी वैल्यू क्या होगी 90% इंटू कितने में बेचना चाहता है, 110% पर, यानी 110%, 10% लाभ पर, तो 110% हो गए। तो ये कितनी बार कट गया, 10 बार, तो बराबर 1100। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा, 1100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर 900 रुपये में बेचता है, तो वह 10% लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य ये 1100 आएगा। इसमें डबल बार आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए, किसी दर पर, यहाँ पर मूलधन है 2000 रुपये और 420 रुपये है मिश्र धन। तो मिश्र धन से मूलधन गया तो 420 रुपये आ गए ब्याज इंटू 100। मूलधन अपने पास है 2000 इंटू 2 वर्ष, ये गए 3 जीरो कट गए और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर 10.5, कितने गए 10.5। तो इसमें लगभग 10% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 90 रुपये है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए वो संख्या 2 अक्ष है प्लस 3 अक्ष है प्लस 4 अक्ष है, बराबर इनका योग कितना है, 90 रुपये है। तो इन तीनों को योग करने पर 9x आ गया बराबर 90, अक्ष बराबर 90/9 बराबर 10। और इसको सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये ज्ञात करना है, तो 4 से 10 को गुणा कर लेंगे तो क्या आएंगे 40। तो इसमें ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B मिलकर के एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो B उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए A और B का कार्य कितना हो गया, 1/12 और
ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, उस एक काम को 20 दिन में करता है। तो इन दोनों के काम में से ए के कार्य को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, बी का काम आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 60 इन दोनों का लघुत्तम, तो इसमें भाग दिया 5 आए, 12 का 60 में भाग दिया 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया 5 माइनस 20 का भाग दिया 60 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर 5 में से 3 गए 2 बटा 60, 2 एकम 2, 2 तिया 2 को भाग दिया 60 में 30 बार गया, तो कितने दिन में होगा ये काम, 30 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा काम, 30 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए किलोमीटर, तो देखिए यहाँ पर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है अपन को, इसको करना है सेकंड प्रति मीटर में करना है। किस में करना है, सेकंड प्रति मीटर में करना है, मीटर प्रति सेकंड में करना है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से ये गुणा होगा, किससे होगा, 5/18 से ये गुणा होगा। तो कितनी बार जाएगा ये 4 बार गया, इसमें बराबर क्या आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आया। मतलब प्रति सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 20 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने सेकंड है, 5 सेकंड है, और 1 सेकंड में कितनी दूरी है, 20 है, तो 20 × 5 बराबर 20 × 5 बराबर 100 हो गए, तो 100 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये, 100 मीटर की। कितनी दूरी, 100 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 98, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रम से 30, 45, 60, x और 25, इसका चौथी नंबर की जो पारी, इसका हमें पता नहीं है रन कितने बनाए हैं। तो औसत रन है 40 रन, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बटा राशियों की संख्या, ये औसत का सूत्र है। तो राशियों का योग देखिए 30 + 45 + 60 + 25 + x बटा कितने आ जाएंगे, 5 पारी है, तो राशियों का योग कितना है, इनका योग कितना है, 40 है। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 × 5 = 10 की शून्य हासिल का 1, 2 × 1 = 3, 3 × 6 = 9, 9 × 4 = 13, 3 = 16 प्लस x बटा 5 बराबर 40। 40 को 5 से गुणा कर लो तो कितने आ जाएंगे, 160, x बराबर 200 आ जाएंगे। x बराबर करोगे तो 200, ये इधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो जाएंगे, 40। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से उसका 20% घटाया जाता है तो परिणाम 160 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए किसी संख्या में से, वहाँ पे देखिए माना कि वो संख्या x है और x का कितना परसेंट घटा गया, x का उस संख्या का 20% घटा गया। क्या घटा गया, 20% घटाया गया, तो कितना आ गया परिणाम, 160 आया। तो क्या होगा इसमें, x - 20x बटा 100 बराबर 160। इसमें देखिए कितना हो गया, ये 2 100 का भाग दिया तो या 2 0 हटा गया तो 2 संख्या, तो अब इसमें से एक अक्ष में से ये गया तो क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया 0.80 x बराबर 160 हो गया ये। इसके बाद में अक्ष बराबर करेंगे तो 160 बटा 80, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लगेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, x बराबर 200, कितने आ गए, 200। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा विभिन्न महीनों में बेचे गए उत्पादों की संख्या में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त ग्राफ कौन सा होता है। एक कंपनी के द्वारा विभिन्न महीनों में बेचे गए उत्पादों की संख्या में ट्रेंड यानी रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त ग्राफ कौन सा होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन ग्राफ। कौन सा होगा, लाइन ग्राफ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जिन्होंने कंप्लीट इस वीडियो को देखा है
तो वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जो फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि इस चैनल पर चतुश्रेणी कर्मचारी का टोटल मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और आपका हमें ये सपोर्ट प्राप्त होगा। तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ में एक नए मॉडल पेपर के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।